तो सवाल है कि आखिर वे कौन से कारण रहे, वो कौन सी परिस्थितियां रही, आखिर क्या हुआ है बिहार के साथ जिसके कारण एक अति गौरवशाली अतीत वाला राज्य, जिसके पास अपार खनिज संपदा थी, जिसकी मिट्टी खेती के लिए सबसे अनुकूल रही है, जिसके पूर्वजों की महानता और ज्ञान का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है, जिसके लोग मेहनत कस रहे हैं और छात्र हमेशा से मेधावी। और इन सब के बावजूद वह राज्य देश का एक अत्यंत पिछड़ा हुआ राज्य बन गया, जबकि एक ही साथ आजाद हुए अन्य सारे राज्य, कई राज्य कह सकते हैं, विकास की सीढ़ियां चलते चले गए। अगर प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास को प्राचीन बिहार का गौरवशाली इतिहास कहा जाए तो मेरे समय से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राचीन भारत अपने जिन उपलब्धियों के लिए विश्व में सुप्रसिद्ध रहा है, उनमें से अधिकांश की जड़ें बिहार में ही थी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन का हो, अर्थव्यवस्था का हो, सामाजिक ताना बाना हो, या फिर धर्म का क्षेत्र ही क्यों न हो। परंतु इस सब के बावजूद यह विडंबना ही है कि उसी बिहार की गिनती न सिर्फ देश के पिछड़े राज्यों में होती है, बल्कि आज बिहार शब्द बेरोजगारी, गरीबी और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण का पर्यायवाची बन गया है। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं बिहार हूं के इस खास सेशन में इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आप सबके साथ थोड़ा फ्लैशबैक में चलूंगा और आप सबको आजादी से अब तक के बिहार की सफर कराऊंगा। और इस क्रम में हम लोग बिहार में बने उन सभी सरकारों और मुख्यमंत्रियों के कार्यकालों को पूरी गहराई से अवलोकन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कौन से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत कारण थे जिसने इस राज्य को टाइम मशीन में फंसाकर इसे विकास से बेदखल कर दिया। मित्रों, कहा जाता है कि बिहार के हर नुक्कड़ पर, हर चाय की दुकान पर राजनीति की बातें करते हुए लोग मिल जाए, और शायद यही कारण है कि राजनीतिक रूप से जागरूक माना जाने वाला यह राज्य राजनीतिक रूप से ही सबसे अस्थिर राज्यों में से रहा है। तो हम लोग इस रोचक विश्लेषण में देखेंगे कि कैसे वर्ष 1961 में जब श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री पद से हटे, यानी उनका निधन हुआ, उसके बाद से लेके 1990 तक करीब 30 सालों में 23 बार मुख्यमंत्री बदले गए और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी रहा, और यही सिलसिला आगे के वर्षों में भी चलता रहा। इसलिए मेरा साफ मानना है कि इस धरती में देश का सिरमौर बनने की पूरी संभावना रही है, हमेशा से रही है, पर महापुरुषों की इस धरती की गरिमा को गर्त में गिराने में राजनीतिक शक्तियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो देखिएगा जरूर, बड़ा ही रोचक विश्लेषण है हमारे पिछड़ेपन के कारणों को जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम सब मिलकर एक उन्नत और समृद्ध राज्य बना सकें। दोस्तों, बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी लगभग इटली और फ्रांस की सम्मिलित आबादी के बराबर है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो लगभग 1105 है। मतलब बिहार का क्षेत्रफल जहां देश के क्षेत्रफल का मात्र 3% है, वहीं यहां देश की जनसंख्या का लगभग 9% लोग निवास करते हैं और इसकी 90% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, जबकि देश का एवरेज 70% है। और इनमें से अधिकांश लोग गरीब किसान हैं और ढेर सारे लोग जीविका के चक्कर में देश के दूसरे क्षेत्रों में प्रवासी बनकर रहने को मजबूर होते हैं और वहां समय समय पर अपमान का घूंट पीने के लिए भी मजबूर होते हैं। एक बिहारी सब पर भारी सुना होगा। एक बिहारी सब पर भारी होने की क्षमता रखने के बावजूद हम एक बिहारी 100 बीमारी सुनने को मजबूर होते हैं। और कारण पूछो तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि चूंकि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट रहा है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ राज्य रहा है, इसी कारण यह विकास की दौड़ में पिछड़ गया। पर जरा सोचिए, अगर लैंड लॉक होना अभिशाप है तो फिर पंजाब की प्रगति कैसे हुई? वो भी तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है।
आज हमारे पर कैपिटा इनकम पंजाब का लगभग 1/3 है, तो साक्षरता दर में हम पंजाब से लगभग 14% पीछे हैं। वही पंजाब की तुलना में हमारी शिशु मृत्यु दर 2 गुना है और गरीबी दर लगभग 4 गुना है। तो सवाल फिर घूम फिर कर वही आता है कि आखिर हमसे कहां चूक हुई और हम कैसे पीछे रह गए। दोस्तों, आजादी से अब तक का एक लंबा सफर है, तो रास्ता थोड़ा आसान करने के लिए, समझने में आसान रहे, इसके हिसाब से मैंने इसको 4 पड़ाव में बांट दिया है। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष और सपूतों के बलिदान के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र खड़ा था। 15 अगस्त की आधी रात को जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग नींद में डूबे हुए थे, उस समय भारत में जश्न का माहौल था। लोगों की आंखों में न नींद थी और न कोई आलस। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने की खुशी ऐसी थी कि पूरे देशवासियों की तरह हर बिहार वासी की आंखों में भी सिर्फ और सिर्फ आने वाले भारत और अपने राज्य बिहार के सपने तैर रहे थे। और ऐसे माहौल में बिहार की बागडोर बिहार के 2 सपूतों के हाथ आई। वे थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और श्री अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने और अनुग्रह बाबू उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री। दोस्तों, वैसे इस जोड़ी के हाथों बिहार पहले से ही था, फर्क सिर्फ इतना ही था कि उस समय देश आजाद नहीं था और इन्हें बिहार का प्रीमियर मतलब प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कहा जाता था। मित्रों, जैसे क्रिकेट के खेल में 2 बैट्समैन क्रिकेट में ओपनिंग करने के लिए आते हैं और टीम के जीत के लिए लगातार रनों को जोड़ना शुरू करते हैं, ठीक वैसे ही अब ये दोनों नेता जो छात्र जीवन से भी दोस्त ही थे, बिहार के विकास में लग गए। हालांकि इन दोनों का साथ 1957 तक ही रहा, क्योंकि बिहार विभूति अनुग्रह बाबू का देहांत 1957 के मध्य में हो गया। हालांकि बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू 1961 तक, मतलब अपने निधन होने तक, राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। राजनीतिक सामाजिक जीवन में इन दोनों का आज भी बड़ा सम्मान किया जाता है और सच्चाई है कि इनका कार्यकाल आधुनिक बिहार के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में विकास की गति देने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी आयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना जैसे भारी उद्योग निगम HEC हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गढ़ारा। आजादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच में प्रथम रेल के साथ साथ सड़क मार्ग, सड़क पुल, राजेंद्र पुल इत्यादि। अगर विश्वविद्यालयों की बात करें, जैसे पूसा का एग्रीकल्चरल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, बिहार यूनिवर्सिटीज, भागलपुर यूनिवर्सिटी और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय हुई थी। और यही कारण है कि इन दोनों नेताओं की जोड़ी को आधुनिक बिहार का शिल्पकार भी कहा जाता है। परंतु इस कालखंड में भी जहां सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग तो लगे, पर निजी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया और इसका कारण था उस समय की केंद्र की नेहरू जी की सरकार के द्वारा भाड़ा समानीकरण नीति का लागू किया जाना। वास्तव में इस नीति ने अविभाजित बिहार में बड़े उद्योगों का विकास रोक दिया और एक ही झटके में हमसे उन अवसरों को छीन लिया जिसके बिहारी पूर्ण रूप से हकदार थे। हालांकि इस नीति को लागू करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि राष्ट्र को सबल बनाना है तो क्षेत्रीय विषमता मिटानी होगी। इसके लिए भाड़ा समानीकरण जरूरी है।
जिसके तहत खनिज पदार्थ को देश के किसी भी कोने में ले जाओ, भाड़ा समान ही लगेगा। उदाहरण के तौर पर रेलगाड़ी के जरिए धनबाद से खनिज अगर पटना पहुंचाते हैं, जितना भाड़ा लगता है उतना ही भाड़ा मुंबई पहुंचाने में भी लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि कोई व्यापारी अपना उद्योग बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में क्यों लगाता। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी वहां लगाने की। वो तो वही ना अपना उद्योग लगाएगा जहां नजदीक में बाजार हो या फिर जहां कोस्टल एरिया हो, क्योंकि कच्चे माल के ढुलाई के लिए उसको एक ही रूप से खर्च होना पड़ा था, चाहे कहीं पे ले जाए खर्च समान थी ढुलाई की। ये तो कहिए कि यह नीति आजादी के पहले नहीं थी, नहीं थी जमशेद जी को भी टाटा नगर बसाने की मजबूरी नहीं होती। और यही कारण है कि आजादी के बाद कोई और टाटा नगर बस भी नहीं सकता। मतलब नेहरू जी यह नीति जिसके मुख्य सलाहकार सीडी देशमुख, टीटी कृष्णमाचारी और प्रताप सिंह कैरो थे, क्षेत्रीय विषमता घटाने के बदले ये नीति ने क्षेत्रीय विषमता को बढ़ा दी। हालांकि इसे 1990 के बाद समाप्त किया गया, पर तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका था और अविभाजित बिहार को काफी नुकसान हो चुका था। ये तो रहा औद्योगिक विकास की बात, पर सच्चाई तो ये भी है कि बिहार में कृषि सिंचाई पर भी अपेक्षाकृत कम सरकारी खर्च किया गया, जिसके कारण खेती का भी अपेक्षित विकास नहीं हो सका। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बिहार में प्रति व्यक्ति मात्र 172 रुपए खर्च किए थे, जबकि उसी अवधि में पंजाब में 594 रुपए खर्च किए गए। और आंतरिक संसाधन जुटाने में भी बिहार सरकार लगभग विफल रही। और वहीं पर कैरो साहब, जो भाड़ा समानीकरण नीति के सलाहकार भी थे और बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री बने, कृषि पर होने वाले केंद्रीय खर्च में से सर्वाधिक हिस्सा पंजाब के लिए लेने में सफल रहे और उस पैसे से उन्होंने भाखड़ा नांगल बनाया, जिससे पंजाब की खेती चमक गई और वह हरित क्रांति में अग्रणी रहा। कहा तो यह भी जाता है कि बिहार के किसी नेता ने एक बार जब जवाहरलाल नेहरू से कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए आर्थिक मदद मांगी, उन्होंने कहा कि अनुदान के बजाय आप अगर लोगों से श्रमदान की अपील करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से देश का 40% खनिज पदार्थों वाला अविभाजित बिहार, जिसकी भूमि भी काफी उपजाऊ थी, उसके बावजूद उद्योग धंधों और कृषि दोनों में पिछड़ता गया और रोजगार के निर्माण न होने से लोग प्रवासी होते गए। हालांकि इसके बावजूद भी कहा जाए तो कृष्ण बाबू का कार्यकाल आज तक के मुख्यमंत्रियों की तुलना में सर्वोत्तम कहा जा सकता है। अब आइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के निधन के बाद कि उनके उत्तराधिकारियों के कार्यकाल का अवलोकन करें। तो जनवरी 1961 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का देहांत हो गया। देश में पहली दफा पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री का निधन हुआ था। उस वक्त बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में राष्ट्रपति बने थे, श्री कृष्ण कैबिनेट के सबसे सीनियर मिनिस्टर दीप नारायण सिंह को कार्यवाहक मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी और इस तरह दीप नारायण सिंह 1 फरवरी 1961 को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए और यहां से बिहार के राजनीति में सत्ता के लिए राजनेताओं के बीच में रस्साकसी का खेल शुरू हो गया। जातियां विकास पर भारी पड़ने लगी। वैसे बिहार की राजनीति में जातिगत संघर्ष तो श्री कृष्ण बाबू के साथ ही शुरू हो गया था। उनके कार्यकाल में भूमिहारों और राजपूतों के गुट के रूप में देखा जाता था, पर बाद में इसमें ब्राह्मण, कायस्थ एवं अन्य पिछड़ी जातियां भी शामिल हो गईं। और यही कारण है कि 1961 से 1970 के बीच में कि लगभग 10 वर्षों के समय में देखा जाए तो बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता रही और सत्ता की बागडोर 12 लोगों के हाथ में, जिसमें 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। और मित्रों, यह वह समय था जब पूरा देश खाद्यान्न की कमी और व्यापक गरीबी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था। बिहार बीमारू राज्य के रूप में इंगित हो रहा था। सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उपक्रम ईमानदारी एवं कार्यकुशलता के अभाव में सफेद हाथी साबित हो रहे थे। इन सब समस्याओं पर अंकुश लगाने और विकास पथ पर ले जाने की जगह बिहार के राजनेता सत्ता सुख के लिए एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहे।
मित्रों, हम सब जानते हैं कि एक अच्छा ड्राइवर हो तो खड्डे से भी गाड़ी को स्मूथ लेकर जाएगा, पर बुरा ड्राइवर रॉयल फ्राई हो, मर्सिडीज हो, हिचकोले ही खिलाएगा। वैसा ही कुछ बिहार का हाल भी था। खैर, विधायक दल के नेता की रस्साकसी में पंडित विनोदानंद झा नेता चुने गए। परिणाम स्वरूप 17 दिन बाद दीप नारायण सिंह का इस्तीफा हुआ और फरवरी 1961 को पंडित विनोदानंद झा सीएम बन गए। 1962 का विधानसभा का चुनाव हुआ और वे फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने, पर तब तक कांग्रेस में सत्ता की खींचतान खूब तेज हो गई थी। विनोदानंद झा उन्हीं दाव पेच में उलझे रहे और नेहरू के नापसंदों की लिस्ट में दर्ज हो गए, जिन्हें इस बीच नेहरू के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया था जिससे वे अपने नापसंदीदा लोगों को अपनी फाइल से आसानी से निपटा सकते थे। हथियार का नाम था कामराज प्लान। वास्तव में ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके कामराज के दिमाग की उपज थी। जो कांग्रेसी नेता 10 साल से सत्ता में थे, उन्हें सत्ता छोड़कर संगठन की तरफ लौटना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। और फिर मुख्यमंत्रियों के तख्ते उल्टे जाने लगे और विनोदानंद झा उसी में से एक थे। बिना कुछ खास काम किए मात्र 2 साल 8 महीने में ही अक्टूबर 1963 में ये कामराज हो गए, मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। और बारी आई पार्टी के नेता श्री कृष्ण वल्लभ सहाय की, केबी सहाय की। केबी सहाय ने अक्टूबर 1963 में बिहार की बागडोर संभाली। सहाय साहब सीएम तो बन गए, परंतु जमींदारी प्रथा वाली भूत इनका साथ नहीं छोड़ा। वास्तव में केबी सहाय के पास कृष्णा सिंह मंत्रिमंडल में रेवेन्यू का महकमा था और कहा जाता है कि राजस्व के बहाने केबी सहाय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पूरी तैयारी की थी। और सच्चाई यह भी है कि केबी सहाय के ड्राफ्ट पर ही श्री कृष्ण सिंह कैबिनेट ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की मंजूरी दी और देश से पहले बिहार में यह प्रथा खत्म कर दी गई थी। और यही कारण था कि सवर्णों के 2 मजबूत ब्लॉक बने जो उनसे खफा थे। बाद में इनके और इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का बढ़ावा देने का आरोप भी लगा। मतलब कि भ्रष्टाचार की जड़ यहां से जमनी बिहार में शुरू हो गई थी। उस समय नारा था कि गली गली में सूर है, केबी सहाय चोर है। मगर चीजें बदली नहीं। चीजें बदली चुनाव के ठीक पहले, जब गोली चली। पटना में फीस और दूसरी मांगों को लेकर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। उस पे 5 जनवरी 1967 को रोज गोली चली और इस गोलीकांड में कई छात्र मारे गए। और फिर पूरे बिहार में छात्र सरकार के खिलाफ उठ खड़े। इसने विपक्ष का भी भरपूर सहयोग किया और कुछ ही महीनों बाद चुनाव हुआ और जनता ने कांग्रेस को हरा दिया और पहली बार एक मुख्यमंत्री के कुर्सी के साथ केबी सहाय की विधायकी दी गई। इस तरह बतौर मुख्यमंत्री केबी सहाय का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का रहा, जिसमें उन्होंने केंद्र में नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी के साथ भी काम किया, पर राज्य के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाए। हाँ, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में उनका पूरा योगदान रहा है। वास्तव में 1967 का चुनाव केबी सहाय के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी बुरा सपना साबित हुआ। कांग्रेस बहुमत नहीं पा सकी और राम मनोहर लोहिया के पहलकदमी से बिहार में विपक्ष का गठबंधन बना, जिसमें महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री। वैसे महामाया प्रसाद छात्र आंदोलन में भी छात्रों के बड़े चहेते बन गए थे और वे भी छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा करते थे। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद महामाया सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया कि पुलिस किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगी और गोली नहीं चलाएगी। इसी सरकार के उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी विषय पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी, जिसके कारण उस समय बच्चों की डिग्री को कर्पूरी डिग्री भी कहा जाने लगा। लेकिन इस खिचड़ी सरकार के अंतर विरोध जल्दी सामने आने लगे और सरकार के पतन की नींव रखी थी
पहली दफा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सतीश प्रसाद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय और बीपी मंडल की सहायता से सतीश प्रसाद सिंह को तोड़कर महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिराने में कांग्रेसी सफल हो गए और इस तरह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की सरकार मात्र 1 साल में गिर गई। मगर इनकी सरकार ने बिहार को विरासत में 2 चीजें दी। पहली, एक साफ सुथरी सरकार जहां दफ्तरों में घूसखोरी बंद हो गई थी, कचहरियों के कर्मचारी भी डरने लगे थे, जो अच्छी बात थी। पर दूसरी विरासत जो परीक्षाओं में नकल की ऐतिहासिक ऊंचाई थी। विद्यार्थियों को अपने जिगर का टुकड़ा कहने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्री काल में विद्यार्थियों को नकल करने की खुली छूट मिली, जिसका रूप हम आज भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले तक ब्रिटिश परीक्षा प्रणालियों को सख्त और नकल से मुक्त माना जाता था। और जैसा कि सहाय साहब ने प्लान बनाया था, सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तय प्लान के अनुसार सीएम सतीश सिंह ने बीपी मंडल को विधान परिषद में मनोनीत सदस्य बनवा दिया और फिर प्लान के अनुसार सतीश प्रसाद सिंह ने उनके 30 जनवरी 1968 को कुर्सी छोड़ दी और 2 रोज बाद 1 फरवरी को बीपी मंडल मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह सतीश प्रसाद सिंह बिहार के इतिहास में मात्र 3 दिन के मुख्यमंत्री और नन अपर कास्ट के पहले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हो गए थे। परंतु जैसा कि कांग्रेस समर्थन में अक्सर होता है, पहले समर्थन देकर चढ़ाया जाता है, फिर मौका देकर उसे गिरा दिया जाता है। ये महाशय भी मात्र 1 महीने ही कुर्सी पर बैठ पाए। कुछ ही दिनों बाद जहानाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई। इससे निपटने में मंडल सरकार बुरी तरह से विफल रही। उधर कांग्रेस के अंदर भी मंडल सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर खींचतान चल रही थी और नतीजतन बीपी मंडल सरकार का इस्तीफा देना तय हो गया और नई जोड़ तोड़ में कांग्रेस खेमे के विधायक भोला पासवान शास्त्री विपक्षी विधायकों के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, आपको याद दिला दूं कि यही मंडल साहब मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, जिनकी अनुशंसा पर पिछड़ी जातियों का आरक्षण बीपी सिंह ने लागू किया था। वैसे इनके उत्तराधिकारी भोला पासवान शास्त्री को 3 बार बिहार के सीएम बनने का अवसर मिला है। कारण था कि किसी गुट से नहीं होते थे और ईमानदार भी थे, तो जब भी कोई सर्वसम्मत चेहरा नहीं मिलता था, इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। और यही कारण है कि 3 बार मिलाकर भी ये 1 साल तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो जाहिर है कि उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और पहली बार बहुत सारे पायों पट्टी की सरकार 100 दिन भी पूरा नहीं कर पाई, उसके पहले ही गिर गई। इस तरह 29 जून 1969 को बिहार में पहली दफा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और जल्द ही नए चुनाव का ऐलान भी हो गया। और मित्रों, 1967 के चुनाव में चूंकि स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो लगभग 2 वर्षों तक सरकार बनाने और गिराने का खेल चलता रहा। और फिर जनवरी फरवरी 1969 में बिहार विधानसभा के पहले मध्यावधि चुनाव हुए, पर फिर किसी को बहुमत नहीं मिला और बड़े जोड़ तोड़ के बाद कांग्रेस के हरिहर सिंह 26 जनवरी 1969 को मुख्यमंत्री बनाया गया। परंतु बहुत ही जल्द 22 जून 1969 को पशुपालन विभाग के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के प्रस्ताव गिरने के बाद उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद फिर से भोला पासवान शास्त्री ने विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार बनाई, जो 4 जुलाई को फिर गिर गई और राज्य में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन था, इसकी भी 6 महीने की मियाद पूरी हो रही थी, पर कोई भी राजनीतिक दल 1 साल के अंदर चुनाव के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में सरकार बनाने की नई सिरे से फिर कवायद शुरू हुई और इंदिरा गांधी के इशारे पर साफ छवि और ओबीसी का चेहरा के नाम पर दरोगा प्रसाद राय को आगे किया गया और किसी तरह बहुमत के नंबर को मैनेज किया गया। उसके बाद दरोगा प्रसाद राय ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद दरोगा प्रसाद राय की सरकार ने बिहार सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के वास्ते मुंगेरी कमीशन बनाया था।
और इनकी सरकार भी 22 दिसंबर 1970 को गिर गई और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए गए। दिन की चर्चा मैं अपने अगले पार्ट में करूंगा। मित्रों, श्री कृष्ण बाबू के बाद बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवनारायण सिंह, विनोदानंद झा, के.बी. सहाय, महामाया प्रसाद, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर हरिहर सिंह, फिर भोला पासवान शास्त्री, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर दरोगा प्रसाद राय। मतलब इन 10 साल में 12 बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जो साफ बताता है कि हमारे नेतागण जिनके हाथों में एक आजादी के बाद सुदृढ़ राज बनाने की जिम्मेवारी थी, एक संपन्न बिहार बनाने की जिम्मेवारी थी, वे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के खेल में लगे रहे। सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही और इन 10 सालों में बिहार के विकास के पटरी से नीचे गिरा दिया गया, जिसका भुगतान आज तक बिहार वासियों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे पिछड़ेपन का कारण साफ हो रहा होगा। इस सेशन में इतना ही। अब अगले सेशन में अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे और देखेंगे 1970 के बाद और 1990 के बीच बिहार के मुख्यमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में क्या किया। देखिएगा जरूर। ये जानना हम सब के लिए, खास करके बिहार के लिए बहुत जरूरी है, उन नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक नमस्कार।